आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक और नया लेक्चर फ्रेंच ब्रिटेन प्रतिद्वंद्विता एवं कर्नाटक युद्ध। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच एवं ब्रिटेन की प्रतिद्वंद्विता व 3 कर्नाटक युद्धों के बारे में। फ्रांसीसी कंपनी के भारत आने के पश्चात से ही भारत में यूरोपियन कंपनीज के मध्य प्रतिद्वंद्विता का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। यह कंपनी भारत में व्यापार व वाणिज्य के लिए लंबे संघर्ष में उलझ जाती हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से भारत में एंग्लो और आंग्लो फ्रेंच कंपनियां भारत आई। उसके बाद वो निरंतर व्यापारिक उद्देश्यों के लिए परस्पर संघर्ष में उलझी रही, जिसमें के बहुत सारे कारण थे। जिसके महत्वपूर्ण कारणों में हम देखते हैं कि वहां पर जो यूरोपीय प्रतिद्वंद्विता थी या यूरोपियन राइवलरी थी, उसके कारण एक विस्तार मिला एक प्रकार के संघर्ष को। दूसरा, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा निरंतर बढ़ती जा रही थी। अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास किया जा रहा था। लाभ कमाने के लिए तरह-तरह के गलत और सही प्रयास किए जा रहे थे, निर्णय लिए जा रहे थे और अंतिम उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक निजी और सार्वजनिक रूप से लाभ कमाया जा सके। इसमें हमने देखा बहुत सारे स्तर पे कंपनियों के जो स्थानीय स्तर पे जो लाभ देने वाले लोग थे, उनको हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से काम कर रहे थे। बहुत सारे लोग रिश्वत लेते थे नीचे और इस प्रकार के कार्य किया करते थे। फिर दूसरा हम देखते हैं कि भारतीय जो राज्य हैं उनके बीच में आपस में संघर्ष था। तो कंपनियों को समय के साथ ऐसा लगने लगा कि अगर हम यहाँ पे रहते हैं तो हम किसी ना किसी प्रकार से जो स्थानीय राज्य हैं उनके बीच होने वाला जो प्रतिस्पर्धा है उसका लाभ लेके हम धन कमा सकते हैं, राज्य पे नियंत्रण कर सकते हैं और बाद में उसके संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एक निरंतर सुनियोजित प्रयासों का आरंभ देखते हैं कंपनियों के द्वारा राज्यों पर नियंत्रण करने का, राज्यों पर कंट्रोल करने का। और इसी की दिशा में समय-समय पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का विस्तारित प्रांगण भारत बनता रहता है। यूरोप युद्धों के समय भारत में भी युद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। दोनों ही यूरोपियन कंपनियां भारत में व्यापार पे एक छत्र राज्य कायम करने का प्रयास करती हैं और राज्य एकाधिकार उनका उद्देश्य था जिससे कि ज्यादा से ज्यादा राज्य को लाभ पहुंचाया जा सके, अपनी कंपनी को लाभ पहुंचाया जा सके, अपने जिस देश से वह जुड़ी हुई है, भारत का भारतीय उपनिवेश से लेके जो संसाधन है उनका उनको लाभ पहुंचाया जा सके। और इस क्रम में ये जो शत्रुता है वह निरंतर आगे बढ़ती रहती है। जब आ, हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक डुप्लेक्स नामक शख्सियत का आंग्ल फ्रेंच राइवलरी के मध्य आगमन होता है भारत में। कौन था ये डुप्लेक्स? डुप्लेक्स एक फ्रांसीसी गवर्नर था। बहुत ही कुशाग्र बुद्धि, कूटनीतिज्ञ एवं राजनीतिज्ञ व्यक्ति था। जैसे ही वो भारत में गवर्नर 1720 ईस्वी में के रूप में स्थापित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है, वह 1741 में कंपनी का डायरेक्टर बनता है और उसके साथ ही वह कंपनी फ्रेंच कंपनी के अंतर्गत कई सारे जो कमियां हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और साथ ही स्थानीय स्तर पे भी विभिन्न समस्याओं को देखकर उनको दूर करने का प्रयास करता है। वह एक बहुत ही अच्छा रणनीतिकार भी था। दूसरा, उसके अंदर राजनीतिज्ञ होने की भी एक बहुत ही अच्छा गुण था। पौंडीचेरी जो कि जहां पे कंपनी का फैक्ट्री थी, वो नोटिस करता है कि वो बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर के इशू, ड्रॉट, फेमिन, इनफर्टाइल लैंड आदि समस्याओं से जूझ रही है। डुप्लेक्स वह पहला पर्सन था जो भारतीय राज्यों की कमियों को पहचानता है और उसका लाभ लेने के लिए एक रणनीति निर्मित करता है। तो इस प्रकार से डुप्लेक्स जो है वह शीघ्र ही एक ऐसी रणनीति बनाता है जिससे वह फ्रांसीसियों को लाभ दिलवा सके। अगला हम देखते हैं थ्री कर्नेटिक वॉर।
तीन कर्नाटिक वॉर जो कि डुप्लेक्स के शासनकाल में हुए, जिनमें पहला कर्नाटिक वॉर 1740 से 48 के मध्य लड़ा गया, दूसरा कर्नाटिक वॉर 1751 से 55 के मध्य लड़ा गया और तीसरा कर्नाटिक वॉर 1758 से 63 के मध्य लड़ा गया। कर्नाटक जो है दक्कन के नीचे कोरोमंडल तट वाले क्षेत्र के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंतर्गत वर्तमान में कर्नाटक का कुछ भाग, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश का कुछ भाग इसके भीतर शामिल है। तत्कालीन समय में हैदराबाद और कर्नाटक दो राज्यों के मध्य कर्नाटक क्षेत्र बटा हुआ था, जिसको लेकर हम देखेंगे कि डुप्लेक्स यानी कि फ्रेंच कंपनी और अंग्रेजी कंपनी के मध्य युद्ध प्रारंभ हो जाता है। आइए अब डिस्कस करते हैं पहले कर्नाटिक वॉर के बारे में, जो कि 1740 से 48 के मध्य प्रारंभ हुआ और बहुत ही अधिक गंभीर रूप से भारत की राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने में सफल रहा। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर प्रथम कर्नाटक वॉर का कारण क्या था। 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के भीतर ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। जब जब यूरोप में कंपनियों के युद्ध प्रारंभ होते हैं तो भारत में भी फ्रेंच और आंग्ल कंपनियों के मध्य युद्धों का विस्तार होने लगता है। उसी का क्रम हम ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर के अंतर्गत देखते हैं। ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर में भारत में अंग्रेज एवं फ्रांसीसी आपस में लड़ने लगे। युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले एवं मद्रास का अंग्रेज गवर्नर मॉस था। डुप्ले द्वारा कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से निवेदन किया गया कि वे अपने राज्य में किसी भी प्रकार का युद्ध न होने दें। यहाँ डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लेते हुए अंग्रेजों को शांत करने के पश्चात सितंबर 1746 में मॉरिशस के गवर्नर ला वॉल्डने की सहायता से मद्रास को अपने अधिकार में कर लिया, परंतु ला वॉल्डने एवं डुप्ले के मध्य मतभेदों के कारण ला वॉल्डने ने मद्रास पुनः अंग्रेजों को सौंप दिया एवं ला वॉल्डने के मॉरिशस वापस जाने पर डुप्ले ने फिर से मद्रास पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से जो ऑस्ट्रियन सक्सेशन ऑफ वॉर था वह कारण बना इस युद्ध के प्रारंभ होने का। शीघ्र ही डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को आश्वासन दिया कि वह मद्रास उसे वापस सौंप देगा, परंतु ऐसा न करने पर अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खान ने विशाल सेना की सहायता से फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार के समीप नवाब की सेना को पराजित कर दिया। इससे फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा बढ़ गई और उन्होंने पौंडीचेरी के दक्षिण में स्थित अंग्रेजों की एक अन्य बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार करने का प्रयास किया, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं फोर्ट सेंट डेविड पे किस प्रकार से अधिकार करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी का घेरा डाला, परंतु उस पर अधिकार करने में असफल रहे। वह सेंट फोर्ट डेविड वापस आना पड़ा। 1748 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य एक्सला सापिल की संधि हुई और उस संधि के मध्य यह तय किया गया कि जो मद्रास है वह अंग्रेजों को वापस मिल जाएगा और इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र जो है वह भी आपस में लौटा दिए जाएंगे। इस प्रकार से प्रथम कर्नाटक वॉर जो था वह समाप्त हो गया, परंतु इस युद्ध का प्रभाव यह हुआ कि यूरोपीय शक्तियों को भारतीय राजाओं एवं राज्यों की आंतरिक कमजोरियों व राजनीतिक कमजोरियों का पता लग गया तथा उन्होंने तय किया कि किस प्रकार से वह इन कमजोरियों का लाभ उठा सकते हैं। उसके कुछ समय बाद दूसरा कर्नाटक वॉर प्रारंभ हो गया, जो कि 1751 से 55 के मध्य में हुआ। दूसरे कर्नाटक वॉर में जो उत्तराधिकार का युद्ध है वह भारत के दो राज्यों के मध्य आंतरिक स्तर पर लड़ा गया। वह दो राज्य हैं हैदराबाद एवं कर्नाटक। हैदराबाद के अंतर्गत हैदराबाद के निजाम आसफ जाह निजामुल मुल्क का देहावसान हो गया। परिणाम स्वरूप उसके पुत्र मुजफ्फर जंग एवं नासिर जंग के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। ठीक इसी समय जो दूसरा राज्य
कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहिब के बीच युद्ध शुरू हो गया। अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग तथा कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया। 1749 ईस्वी में तंजावुर में भी उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। इसी बीच फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले चंदा साहिब तथा मुजफ्फर जंग से संधि के पश्चात अपने समर्थकों को सत्तासीन करने का प्रयास करने लगा। डुप्ले ने इन दोनों की सहायता से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया। 3 अगस्त 1749 को बेल्लोर के निकट अंबर के युद्ध में पराजित होकर अनवरुद्दीन मारा गया। अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली भाग गया एवं कर्नाटक पर चंदा साहिब का अधिकार हो गया। अंग्रेजों ने हैदराबाद को नसीरुद्दीन के कर्नाटक के विरुद्ध आक्रमण हेतु प्रेरित किया। 1750 में नासिर जंग ने कर्नाटक पर आक्रमण किया। नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया। डुप्ले ने कूटनीति का सहारा ले नासिर जंग के सैन्य अधिकारियों को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया। 1750 ईस्वी में नासिर जंग की हत्या कर दी गई एवं मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित किया गया, परंतु मुजफ्फर जंग के पदासीन होने के पूर्व ही हत्या कर दी जाती है और नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को हैदराबाद का नवाब बनाया जाता है। 1751 ईस्वी में सैंडर्स ने कर्नाटक में मोहम्मद अली की सहायता हेतु मई 1751 ईस्वी में अंग्रेजी सेना तिरुचिरापल्ली भेजी। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब की रक्षा हेतु तुरंत सेना भेज दी। क्लाइव द्वारा कर्नाटक की राजधानी अर्कॉट पे आक्रमण करने की सलाह दी गई। अर्कॉट पे विजय के बाद 1751 ईस्वी में चंदा साहिब तथा फ्रांसीसी कमांडर लॉ को पराजित कर तिरुचिरापल्ली पर अधिकार कर लिया। चंदा साहब को पकड़कर हत्या कर दी गई एवं चंदा साहब की जगह मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। विपरीत परिस्थितियों में भी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने धैर्य बनाए रखते हुए संघर्ष जारी रखा, परंतु फ्रांसीसी सरकार डुप्ले की लगातार संघर्ष की नीति से तंग आ गई थी। डुप्ले को वापस बुला लिया गया, जो कि एक बहुत ही खराब रणनीति आगे जाके साबित होती है, और इसी के साथ पौंडीचेरी की टीटी संधि के माध्यम से युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। इसके अतिरिक्त गोडोहू नामक राजनीतिज्ञ को भारत भेजा गया। गोडोहू, जो कि एक अदूरदर्शी राजनीतिक था, उसने समझौते हेतु वार्ताएं प्रारंभ की, बाद पौंडीचेरी की संधि की और द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समाप्ति की घोषणा कर दी गई। द्वितीय कर्नाटक वॉर। यूरोप में अंग्रेजों फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1758 ईस्वी से 1763 ईस्वी के मध्य लड़ा गया। फ्रांसीसी सरकार ने सेनापति काउंट डी लाली को एक विशाल सेना के साथ बाहर भेजा। लाली अप्रैल 1758 ईस्वी में भारत आया। तब तक अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने वॉटसन के सहयोग से बंगाल में फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण बस्ती चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों की बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पे घेरा डाला और जून 1758 ईस्वी में उस पर कब्जा कर लिया। फोर्ट सेंट डेविड का घेरा डालने के बाद लाली ने तंजावुर का घेरा डाला, परंतु उसे मजबूरीवश तंजावुर का घेरा उठाना पड़ा। तंजावुर का घेरा डालने के बाद लाली ने मद्रास पे घेरा डालने का निर्णय लिया तथा हैदराबाद के गवर्नर बुस्सी को सहयोग हेतु बुलाया। बुस्सी के हैदराबाद छोड़ने का लाभ अंग्रेजों को मिला। कर्नल फोर्ड ने उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया तथा भयवश सलावत जंग को भी अंग्रेजों के पक्ष में हो गया। फ्रांसीसी मद्रास का घेरा डालने में सफल रहे, किंतु खाली हाथ ही यहाँ का घेरा उठाना पड़ा। 1760 ईस्वी में मद्रास तथा पौंडीचेरी के बीच स्थित वोंडिबस नामक स्थान पे अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह परास्त कर दिया। बुस्सी को बंदी बना लिया गया। 1763 ईस्वी में फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य पेरिस में संधि हो गई, तब भारत में भी संघर्ष समाप्त हो गया। आइए अब जानते हैं फ्रांसीसियों के असफलता के कारण। पहला, अंग्रेजों की व्यापारिक श्रेष्ठता। अंग्रेज या इंग्लिश कंपनी व्यापारिक रूप से फ्रांसीसियों की तुलना में श्रेष्ठ थी। उसके पास व्यापार के लिए एक उचित नीति एवं रणनीति थी। इसका लाभ लेके वो नियमित रूप से व्यापारिक एकाधिकार एवं कार्यक्षेत्र का विस्तार करते रहे। दूसरा, उन्होंने कभी भी व्यापार को राजनीति से पीछे नहीं रखा, बल्कि
अधिक वरीयता प्रदान करी, जबकि फ्रेंच कंपनी राजनीतिक ऊहापोह के बीच में उलझ के रह गई। तीसरा, ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारी अपनी कंपनी के प्रति अधिक निष्ठावान एवं समर्पित थे, जबकि फ्रांसीसी कंपनी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधिकारी सरकारी कंपनी होने के कारण उतने कुशलतापूर्वक एवं रणनीतिक निर्णय लेने में सफलता नहीं प्राप्त कर सके। दूसरा, जहां फ्रांसीसी कंपनी एक सार्वजनिक कंपनी थी, वहीं ब्रिटिश कंपनी एक निजी कंपनी थी, जिसका प्रभाव हमें निर्णय लेने की शक्ति एवं अन्य क्षेत्रों में भी स्पष्ट रूप से नजर आता है। जो ब्रिटिश कंपनियां थी वह जहां निर्णय लेने में अधिक कुशलता और निर्णयात्मक तत्परता का प्रदर्शन करती थी, वहीं फ्रांसीसी कंपनी के साथ ऐसा नहीं था। फ्रांसीसी कंपनी को फ्रांस से आने वाले निर्णयों हेतु वेट करना पड़ता था, समय लेना होता था और उसके बाद ही वह किसी क्षेत्र में एक घोषित रूप से अथवा एक प्रभावी कार्य कर सकते थे। जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ तक कि गवर्नरों की नियुक्ति भी फ्रांस के अंतर्गत ही की जाती थी, फ्रांस सरकार के द्वारा ही की जाती थी, जबकि कई बार ब्रिटिश कंपनी के द्वारा स्थानीय स्तर पर भी ऐसे निर्णय लिए गए। तो कंपनियों की प्रकृति का अंतर भी एक महत्वपूर्ण कारक साबित हुआ। तीसरा, बंगाल की विजय। तृतीय युद्ध के समय तक, यानी कि वन डिवोर्स के लड़ाई के समय तक, बंगाल की जो विजय थी वह प्राप्त कर ली गई और उससे मिलने वाले संसाधनों एवं आय का राजस्व का उपयोग भारत विजय के अंतर्गत किया गया। दूसरा, ब्रिटिश कमांडर की कुशलता। हम देखते हैं ब्रिटिश कंपनी के पास आयरकूट, रॉबर्ट क्लाइव आदि जैसे कुशल गवर्नर की एक लंबी श्रृंखला थी। न केवल प्रथम स्तर पर, द्वितीय स्तर पर भी अच्छे एवं कुशल कमांडर उपलब्ध थे। वहीं डुप्लेक्स के जाने के बाद फ्रेंच कंपनी को इस क्षेत्र में काफी समस्याओं एवं जटिलताओं का सामना करना पड़ा। कमजोर नौवहन शक्ति। फ्रांसीसी कंपनी सैन्य रूप से स्थल पर तो मजबूत थी, परंतु नौवहन शक्ति की दृष्टि से अत्यंत कमजोर थी। जहां फ्रांसीसी कंपनी को रसद एवं सैनिकों के आगमन के लिए काफी लंबा वेट करना पड़ता था, वहीं अंग्रेजी नौसेना ने कभी भी अपने कंपनी को या अपनी सेना को रसद आदि की कमी का अनुभव नहीं होने दिया। सहयोग की भावना। फ्रांसीसियों के मध्य सार्वजनिक कंपनी होने के कारण कई बार सहयोग की कमी दिखाई देती थी, आंतरिक संघर्षों में उलझे नजर आते थे, एक दूसरे की राजनीतिक रूप से कमियां गिनाने में संलग्न नजर आते थे। वहीं ब्रिटिश कंपनी, जो कि एक निजी कंपनी थी, अधिक संगठित एवं समन्वित सहयोग के माध्यम से कार्य करती थी। इसीलिए उसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता चला गया एवं उन्होंने भारत पर एक निर्णायक विजय हासिल कर अन्य सभी यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को बाहर कर दिया। इस प्रकार फ्रांसीसियों की पराजय के साथ अंग्रेजों की सामरिक सर्वोच्चता भारत में स्थापित हो गई एवं अन्य यूरोपीय शक्तियों को परास्त कर बक्सर की विजय के साथ भारत में अंग्रेजी राज स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाते चले गए। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं
और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें।